बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग एंड सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। मैं हूँ ईशा अदनान। आप लोगों का वीकेंड जो है वो बहुत ही गहमा गहमी में गुजरा होगा, क्योंकि सियासी गहमा गहमी अरूज पर थी और भरपूर हलचल थी, और इतनी हलचल थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। एक ऐसी मतलब वो जिस तरह होते हैं ना नेटफ्लिक्स की सीरीज होती हैं, बिल्कुल वो वाली शक्ल इख्तियार कर ली थी। एक महीने से खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बिलाखिर वो जो तगदो थी रंग ले आई है और हुकूमत बिलाखिर इसमें कामयाब ठहरी है। अपोजिशन की जो शिकवे शिकायत थे वो किसी हद तक दूर हो गए, और फिर हमने ये भी देखा कि मौलाना ने काफ़ी हद तक जो बातें थी वो मनवा ली। अब हम आपके सामने जो 5 हमारी टॉप स्टोरीज है प्रोग्राम की वो शेयर करेंगे। आईनी तरमीम बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर। बागों के शहर लाहौर का आलूदगी के एतबार से दुनिया भर के शहरों में पहला नंबर बरकरार। किसी और चीज़ में हम पहले नंबर पर आए या ना आए, लेकिन आलूदगी में और आलूदा फ़िज़ा में पहले नंबर पर काफ़ी अरसे से हैं। किस तरह से हमारी जान छूटेगी इस पर आज बात होगी, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे इजराइल का ईरान पर जवाबी हमले का मंसूबा है, और इस मंसूबे की मालूमात लीक हो गई हैं। एक बड़ा सवाल है कि इतनी खुफिया मालूमात आखिर लीक कैसे हुई हैं, और क्या मंसूबा था, किस तरह से ईरान पे हमला करने का मंसूबा बना चुका है इजराइल, इस पर भी बात होगी। और इसके साथ ही साथ भारतीय टीम पाकिस्तान में मैच खेलकर रात अपने वतन में गुजारेगी। बहुत ही अचंभे की बात है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी तो सही, लेकिन हर रोज़ वो मैच खेलेंगे और फिर उसके बाद वापस जाएंगे, रात अपने वतन में गुजारेंगे। बिल्कुल। और लास्टली आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का सालाना उर्स है, और उस उर्स में ख्वाहिश होती है बहुत से पाकिस्तानियों की भी कि वो भी शिरकत करें। तो इस बार उनके लिए अच्छी खबर है, 82 पाकिस्तानियों को भारत ने वीज़े जारी कर दिए हैं। तो यकीनी तौर पर खुशाइंद अमर है। उम्मीद करते हैं कि इसमें बेहतरी आएगी, और हम जो तवक्को कर रहे थे कि जयशंकर के दौरे पाकिस्तान के बाद बर्फ़ पिघलेगी, लगता है कि उसके असरात अब आना शुरू हो चुके हैं। तो ये क्या मामला है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और आज का अहम और सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो यही है, जिस पर रात गए तक जो दोनों ऐवान है, ऐवान बाला है, ऐवान ज़ेरी है, यानी कि पार्लियामेंट और सेनेट, यहाँ पे सेशंस हुए हैं, और अपोजिशन ने भी किसी हद तक नुमाइंदगी की है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हक में ही वोट आए हों, मुखालफत में भी वोट आए हैं। और जिस तरह से जादुई नंबर का हम तस्करा कर रहे थे कि कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 वोट चाहिए, तो 2/3 अक्सरियत से हुकूमत ने दोनों ऐवानों से इस बिल को पास करवा लिया है। 26वें तरमीम का बिल पास हो गया। अपोजिशन ने बहुत ही आओ बका की है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पूरी कोशिशें की हैं, लेकिन कामयाबी अपोजिशन को नहीं मिल पाई है, और तरमीम जो है वो बहरहाल हो गई है। ज़रा रोशनी डालें इस पे नुकात के ऊपर, जिसमें तरमीम के मुताबिक अब चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजों में से होगा, और 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी वज़ीर आज़म को इसके नाम भिजवाएगी, और चीफ जस्टिस के लिए किसी जज के इनकार पर अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर भी गौर होगा। जबकि कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, जिसमें से 8 अरकान कौमी असम्बली होंगे और 4 अरकान सेनेट से होंगे। बिल्कुल जी। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत भी 3 साल ही होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उम्र की बालाई हद जो है 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस का तकर्रुर है वो कमीशन करेगा। इसके अलावा 26वें आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वैसे मैं कहूँगा कि आपका क्योंकि गला ख़राब है, आप आज कम ही बोलें, और ये आप लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से अपनी ख़राब तबीयत के बावजूद इशाल हमारे साथ मौजूद हैं, और दुआ करते हैं कि इनकी तबीयत ठीक हो जाए। मौसम का चेंज ओवर है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ठंडे पानी और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं छोड़ रहे, तो बच्चे भी बड़े भी सभी इसका शिकार हो रहे हैं। बात हो रही है जनाब इस तरमीम की, तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस मौके पर जो गुफ्तगू की है, ज़रा वो सुनवाते हैं आपको, उसके बाद फिर बात करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू आपने सुनी, और मौलाना फजल रहमान बोले कि मिसाक जमहूरियत आइन का मुतबादिल नहीं, अखलाकी मुआहिदा है, और यहाँ झगड़ा तरमीम का नहीं बल्कि शख्सियात का है। पहले मुसवदे और अब के मुसवदे में वाज़े तौर पर फ़र्क है। और मौलाना ये भी कहा है कि जो काला सांप था उसके दांत हमने तोड़ दिए हैं, और उसका जहर भी निकाल दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस हवाले से कुछ कहा है, उन्होंने क्या कहा वो भी जानते हैं। वो आपने सुनी है। और इशाल कल के इजलास की खास बात एक ये भी थी कि उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी खुद शिरकत की थी, और उन्होंने मुख्तसर खिताब भी किया है, और अदलिया के किरदार से मुतालिक एक शेर भी पढ़ा है, क्यों ना वो भी सुनवाया जाए। जी। अदलिया के किरदार थे, एक नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं
कि मरता भी नहीं और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। नजर आता है कि नवाज शरीफ सब खासे खुश नज़र आए हमें। बिल्कुल। और मौलाना फजल रहमान के किरदार की अगर बात करें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा इस सब में। और मौलाना फजल रहमान ने मिसाक जमहूरियत आइन का मुतबादल कहा कि नहीं है, और उन्होंने साथ बहुत सारी बातें की हैं। आए क्यों ना हम सुनी लें। बिल्कुल सुनते हैं। और उनका कहना था कि यहाँ झगड़ा तरमीम का नहीं बल्कि शख्सियात का था। आईनी तरह शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के आज़ादी निज़ाम को ठीक किया जाए। इस आइन के तरमीम के हवाले से पहले मसौदा और आज जिस जगह पर वो पहुँच रहा है, इसमें फ़र्क, इस आइनी तरमीम का जो मफहूम और जिसका तसव्वुर था वो मुकम्मल तब्दील हो गया। अब जो चीज़ हम पास कर रहे हैं उसका तसव्वुर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे। शरीयत कोर्ट के फैसले जो लामहदूद वक्त के लिए मुअत्तल रहते थे, अब उसे 1 साल तक के लिए उसकी हद मुकर्रर। फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। क्यों ना उन्हीं से हम इसके ऊपर तज्ज़िया ले लें। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। माजिद निज़ामी साहब, इस सब को किस तरह से ले रहे हैं? हुकूमत की जानिब से जो लाई गई तरमीम है, क्या समझते हैं अदालती निज़ाम पर किस तरह के असरात मुरतब करेगी? जी बहुत शुक्रिया। ये खासा एक तवील मौजू है। मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट इसका जवाब दे सकूं। एक तो इसमें अहम नुक्ता ये है कि तरमीम का प्रोसेस, उस पर अगर बात की जाए तो हमने देखा कि 1 महीने में ये सियासी गहमा गहमी चलती रही। तरमीम के फर्स्ट फेज में हुकूमत को, खसूसन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सुबकी उठानी पड़ी, वो नाकाम रहे। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मैदान में आए। तो इस तरह इसका जो प्रोसेस है वो हुकूमत के लिए कोई इतना अच्छा नहीं था। सेकंड पॉइंट ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की जब एंट्री हुई, क्योंकि उनके वोट दरकार थे और कौमी असम्बली के स्कोर कार्ड में उनकी अहमियत थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह से मामले को संभाला और जिस सियासी बसीरत से उन्होंने पीटीआई को भी इसमें शामिल किया, उससे ये पता चलता है कि जो कंसेंसस है या इत्तेफाक राय है उसका दायरा वसी हो गया, जो कि पहले नजर नहीं आ रहा था। और पहले ऐसे लग रहा था कि शायद ये 2-3 जमातों तक महदूद रहे। और तीसरा अहम नुक्ता यह है कि तरामीम के जरिए अब पाकिस्तान की मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, और बिल्कुल वो देरपा होंगे, दूररस होंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है जिसकी वजह से ये जल्दबाजी की जा रही थी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। ये है वो असल नुक्ता जिसकी बुनियाद पे ये सारा डिले हो नहीं किया जा रहा था। माजिद निज़ामी साहब, ये भी कहा जा रहा था ना, माजिद निज़ामी साहब, ये भी कहा जा रहा था कि अदालतों को स्ट्रेंथन करना है। क्या समझते हो पाएंगी इस आइन के बाद? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इससे अदालतों को मजबूत किया गया है। अदालतों के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत को या सिस्टम को जो शिकवे शिकायत थे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जल्दबाजी क्यों, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा के रिटायर होने से पहले ही एक ऑल्टरनेट बंदोबस्त किया जाना जरूरी था, क्योंकि नए आने वाले चीफ जस्टिस, जो कि अब शायद लग रहा है कि वो ना हो, उनके हवाले से हुकूमत को ये खदशात मौजूद थे कि जिस इलेक्शन के जरिए वो आए हैं उसमें क्वेश्चन उठ सकता है, बाकी आईनी मसाइल पे उनको मुश्किलात का सामना हो सकता है। मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के बाद ये सारी चीजें गर्मा गर्मी इख्तियार कर गई थी। तो इस आईनी तरमीम का बुनियादी मकसद तो मुझे ये लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो आमद है उसको रोकना था, और उसको बड़ी कामयाबी से रोक लिया गया है। अब आने वाले दिनों में उनके अच्छा, ये जो अलावा टकराव है किसी न किसी जज को माजिद मौका साहब, दिया जाए। आपको लगता है कि अब आईनी तरमीम तो हो गई, आईनी बेंच का कयाम भी अमल में लाया गया, और अब जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की आमद को किसी हद तक रोक भी लिया गया है, लेकिन टकराव और तनाव की कैफियत खत्म होती देख रहे हैं या उसमें आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो सकता है? देखिए, अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चूंकि अदलिया के पास या जजेस के पास अथॉरिटी या कुव्वत नाफजा नहीं होती कि जिसकी बुनियाद पे वो अपने फैसले इम्प्लीमेंट करवा सकें। हमारे सामने मखसूस नशिस्तों का फैसला है, इतनी देर हो गई है, इतने दिन गुजर गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस पर अमल दरामद में रोड़े अटकाए जा रहे हैं।
तो चूंकि अदलिया के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए, तो इन जजेस की जानिब से रद्द अमल आता है, कोई वजाहत आती है या कोई इससे मिलता जुलता जवाब आता है, तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल या अखलाकी ठीक है। पोजीशन तो हो सकती है कि जिसमें वो अपने अच्छा, ग्रीवेंसेस का इजहार करें, माजिद निजामी साहब लेकिन एक और चीज भी प्रैक्टिकली है उसकी ना, हुकूमत को वो खतरा नहीं होगा। माजिद निजामी साहब पहले सीनियर 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब हो जाता था और तरीकाकार यही रहा। अब जब 3 जजेस होंगे तो उनमें से इंतखाब किया जाना, तमाम जमातों की राय क्या एक हो पाएगी? क्या नहीं समझते कि इस बार फिर चीफ जस्टिस की तकर्री के वक्त में बहुत खींचातानी होगी? देखिए, हमारे सामने इस हवाले से आर्मी चीफ की मिसालें मौजूद हैं कि जैसे ही 3 साल मुकम्मल होते हैं, 2-4 महीने पहले ही खबरों का बाजार गर्म हो जाता है, मुबैना तौर पे सिफारिशें चलना शुरू हो जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो खुद टीवी पे आके इन चीजों की गवाही देते हैं कि फलां ने फलां को कहा, ये गारंटी ली गई, ये दी गई। तो मेरा ख्याल है कि अब जब जजेस का भी एक पैनल होगा जिसमें से 3 में से 1 को सिलेक्ट किया जाएगा, तो बहरहाल पाकिस्तान में एक मिसाली जमहूरियत नहीं है, तो वहां पे भी गारंटीज ली जाएंगी। ये देखा जाएगा कि कौन सा जज हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं देगा, हुकूमत किसके साथ कंफर्टेबल है। तो यकीनन ये सारा मामला अब मेरा ख्याल है कि जुडिशरी के अंदर भी शुरू हो जाएगा कि जिसके अंदर ये गेज किया जाएगा। पहले तो होता था अपना जर्नल, उसका जर्नल, हमारा जर्नल, तो मेरा ख्याल है कि अब अपना जज, उनका जज, ये सिलसिला चलता ये भी रहेगा। चीजें अच्छा, discussion में आना शुरू हो हमने जाएगी। देखा जिस वक्त पहला मुसवदा आया उस पे तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे मौलाना ने भी, और उन्होंने कहा था कि काला सांप है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमने काले सांप के दांत भी तोड़ दिए हैं और उसका जहर भी निकाल दिया है। तो आपको लग रहा है कि अपोजिशन की जो ये सारी तरमीम थी या मौलाना की सारी कोशिशें थी वो रंग ले आई हैं, और वो जो अब तरमीम की गई हैं इससे बेहतरी आएगी? जी, मुझे लगता है कि सियासत चूंकि बातचीत का ही नाम है, तो इस सारे प्रोसेस में मुझे ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फायद ईसा की कुर्बानी दी गई है और अपोजिशन की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की कुर्बानी दी गई है। सो इसके बाद फिर कंसेंसस हुआ है। उसकी वजह यह है कि पहले जो सुनने में आ रहा था कि उम्र बढ़ सकती है या कोई सारे जजेस की उम्र की जो हद है उसमें इजाफा होगा, और या आईनी अदालत बनती है तो उसके ऊपर वहां पे जस्टिस काजी फायद ईसा को एडजस्ट किया जा सकता है, तो वो दोनों चीजें नहीं हो रही। तो अच्छा, इसलिए मुझे लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने उसके अंदर एक बीच का रास्ता निकाला कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि तभी पर्सनालिटीज की तभी बजाय आइन आप कुछ मंजूर हो असूलों पाया पे है। बात करें। अच्छा, माजिद निजामी साहब, पीटीआई को क्या समझते हैं इस आईनी तरमीम से? क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है? वो क्या किस बात पर वो नाला नज़र आते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि अवाम की मुशावरत के बगैर या उनकी राय के बगैर ये आईनी तरमीम जो की जा रही है तो हाईजैक ही कर लिया गया है। तो क्या समझते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके इस आईनी तरमीम से? जी, मुझे लगता है कि इस मर्तबा पीटीआई की जो सियासी हिकमत अमली है तरमीम के हवाले से वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही। उसकी वजह ये कि इनके लोगों को मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल मुशावरत में शरीक किया, पॉइंट टू पॉइंट चीजें उनसे डिस्कस होती रही, और उसके बाद जब चीजें कंसेंसस की तरफ जा रही थी उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान इनसे राब्ते में थे। लेकिन तहरीक इंसाफ का वही एक बुनियादी मसला है कि वो चीजें जब इमरान खान साहब के पास जाती हैं तो फिर वहां पर उनका मुस्तकबिल तब्दील हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि आमिर डोगर थे या बाकी जो अहम अफराद है पीटीआई के, वो राब्ते में थे, के हवाले से गुफ्तगू करते रहे, चीजों पे इत्तेफाक करते रहे। लेकिन जब मामला बानी चेयरमैन के पास गया तो वहां पे एज एक्सपेक्टेड यही हुआ कि उन्होंने इस मामले पे तवज्जो देने के बजाय बाकी चीजों के ऊपर और फोकस बैरिस्टर किया, गौहर तो ये कहते और भी इसी हैं, वजह से सर बैरिस्टर गौहर साहब तो ये कहते भी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की सहूलतकारी के बाद मुलाकात हुई बानी पीटीआई के साथ और उनको मामलात बताए गए और उनको तो कुछ पता ही नहीं था, वो ला इल्म थे कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जानिब से कोई ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि वो कोई इस हवाले से पॉजिटिव बात करेंगे। उसकी वजह ये कि उनका एक मखसूस माइंडसेट है, और हमने देखा कि माजी में भी तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इस वजह से पीछे हट गए कि गुज़िश्ता 2 सालों में जब भी कोई मुज़ाकरात होते थे, मुफाहिमत की बात होती थी, चीजें तय हो रही होती थी, तो वो पार्टी की लीडरशिप की हद तक तो चीजें हो जाती थी, लेकिन वो जब फाइनल अप्रूवल के लिए लीडर के पास जाती थी तो वहां से उनको रिजेक्शन का सामना होता था। ठीक। इसीलिए बैरिस्टर गौहर ने जो टाइम लिया है, मुझे लगता है कि वो टाइम उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे लिया है। उन्हें पहले दिन ही वहां से ना का इशारा मिल गया था। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे माजिद निज़ामी साहब। और जेयूआई ने एक जो अच्छा काम किया है या कोशिश की गई है वो सिफारिश शामिल की गई है
सूद के ख़ात्मे के लिए आईनी तरमीम में और उनका ये मुतालबा है कि 2028 तक सूदी निज़ाम का ख़ात्मा हो जाए। लेकिन अब देखते हैं जिस तरह से हमारा पूरा निज़ाम सूदी निज़ाम में झगड़ा हुआ है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा, हमारा बैंकिंग सिस्टम सूदी निज़ाम से जान छुड़वा पाएगा। लेकिन बहरहाल इस शिक को आइन का हिस्सा बनाना खुश आइंद है। और दीगर जो तरमीम है उसके लिए भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में उसमें अदलिया में बेहतरी आएगी, अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी और जो खींचातानी है या अपने मर्जी के बंदों को शामिल करवाना है, ये सिलसिला खत्म होगा, मेरिट पे फैसले होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान को दरपेश एक और मसले की। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में छुट्टी के बावजूद भी फ़ज़ाई आलूदगी में कोई कमी नहीं आ सकी है। बागों के शहर लाहौर को जहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी नज़र आती है, इसके बावजूद आलूदगी के एतबार से देखा जाए तो दुनिया भर के शहरों में पहला नंबर बरकरार है। शहर में स्मॉग की जो औसतन शरह है वो 409 तक पहुँच गई। बिल्कुल, बहुत ही तशवीशनाक है, ख़तरे की घंटी है, इसीलिए तो तबीयतें ख़राब हो रही हैं। आप देख लें जी, आपका भी बुरा हाल है और इसी तरह से अक्सरियत जो है लाहौर में लोग वो वबाई अमराज का शिकार हो चुके हैं क्योंकि फ़ज़ा बहुत ज़्यादा आलूदा है। और पंजाब हुकूमत ने लाहौर में रोज़ से वॉक कर रही थी, बस इसीलिए आपको मुझे चाहिए था कि लगता है मास्क कि का हाँ, इस्तेमाल मेरे करें। मास्क का और जिस तरह इस्तेमाल कोविड में नहीं हम लोग किया। कर रहे थे क्योंकि उसकी वजह से ये मुझे- बहुत ज़्यादा लोग इससे असरअंदाज हो रहे हैं, बच्चे ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग और फिर आम शहरी भी और जवान भी। और अब इसका एक बार फिर से ये कोशिश की जा रही है कि मसनूई बारिश की जाए बिल्कुल। और उसके ज़रिए स्मोक को कम किया जा सके, आलूदगी को कम किया जा सके। लेकिन 50 लाख से 70 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन उसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, कुछ बिल्कुल। क्योंकि खदशात पहले भी थे कि बारिशें अगर आप मसनूई तरीके से कर देते हैं और खुदा ना खास्ता वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसको रोकना, क्योंकि अगर आप छेड़छाड़ करते हैं नेचर में तो फिर उसके बिल्कुल, कुछ तो side आगे effects चल भी के होते हैं। नुकसानदेह ये हमने देखा भी है, सऊदीया में देखा, दुबई हाँ। में देखा, जहाँ पर मसनूई बारिशें की जाती रही, फिर उसके बाद सैलाब की सूरत हाल भी देखने में आई। तो इस वक्त जो है महकमा माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, तमाम जो इदारे हैं वो मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि मसनूई बारिश जो है वो की जा सके ताकि जो इस वक्त आलूदगी फ़िज़ा के अंदर मौजूद है उससे छुटकारा हासिल किया जा सके। तो बहरहाल हम अपने मेहमान को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और कब तक इस आलूदगी को आलूदगी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। शाहिद अब्बास साहब हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शाहिद अब्बास साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं लाहौर का ये मसला रहा है और देरीना मसला है, आज का नहीं है, इसके ऊपर ओवरकम करने के लिए पहले कोई कोशिश नहीं की जाती है? इससे पहले शाहिद साहब आपसे हम पहले जानना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी हैं, शबीर हैदर, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या बुनियादी तौर पे लाहौर की। शबीर, क्या देख रहे हैं, कितनी आलूदगी है लाहौर में और छुट्टी का रोज़ था, उसके बावजूद पहले नंबर पे पूरी दुनिया में वजूहात के सामने आ रहे हैं, इंतज़ामिया का क्या कहना है? जी, बागों के शहर लाहौर का आज भी अगर बात की जाए तो आलूदगी के एतबार से दुनिया भर के शहरों में पहला नंबर बरकरार है और इसमें लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का म्यार ख़राब हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर के आलूदा जो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है और जिसका AQI जो है आज 416 रिकॉर्ड किया गया है। और इसमें अगर बात की जाए तो ये 151 से 200 इंडेक्स जो है मुज़र करार दिया गया है, जबकि 201 से 300 इंतहाई मुज़र, जबकि 301 AQI से ऊपर अगर फ़ज़ाई आलूदगी होती है तो ख़तरनाक उसको करार दिया गया है। और इसमें शहर में स्मोक की जो औसत शरह है वो 416 रिकॉर्ड की गई है, जबकि दूसरे इलाकों में अगर बात की है जैसे कि बरकी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 593 और इसके साथ DHA के इलाके में अगर बात करें तो वहाँ पर 451। अच्छा शबीर, ये भी बताइएगा जिस तरह से आप जी शबीर जिस तरह से आप बता रहे हैं बरकी रोड फिर DHA ये इलाके इंडिया से बहुत करीब तर पड़ते हैं, तो क्या समझते हैं कि इंडिया से भी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होना है हमारे इन इलाकों का उस तरफ से भी हो रहा है? जी बिल्कुल, ये भी सबसे बड़ी वजह यही है कि बॉर्डर के करीब के इलाके हैं, वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से ये बरकी रोड के इलाके में सबसे ज़्यादा 593 AQI जो लेवल है वो रिकॉर्ड किया गया है। ये भी खदशा जाहिर किया जाता है कि इंडिया के करीब जो इलाके हैं जो सरहद के करीब हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस हवाले से अगर औसतन अगर देखा जाए तो 416 मजमूई तौर पर। अच्छा शबीर, यही बताइए कि मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से भी कहा गया कि मसनूई बारिश करने का प्लान बन रहा है, तो क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, कब तक मुतवक्के है मसनूई बारिश को किया जाएगा? इस हवाले से अगर बात की जाए तो मसनूई बारिश के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उनका कहना है कि उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं,
कि उसके मुताबिक उनका कहना है कि रॉकेट फायर के ज़रिए क्लाउड सेंडिंग जो है वो उसकी करने की तैयारियां जो मुकम्मल कर ली गई हैं और ये सीसना जहाज़ के ज़रिए रॉकेट फायर किए जाएंगे, जिस पर उनका ये कहना है कि स्मॉग इंडेक्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से बच्चों को जो स्कूलों से छुट्टियां देने की तजवीज़ भी ज़राए ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि तजवीज़ दी गई हुकूमत को कि बच्चों को छुट्टियां दी जाएं। और बारिश की जो सबसे बड़ी वजह उनका कहना है कि बादलों की जो सिचुएशन है वो तकरीबन कम अज़ कम 40% से ज़ायद होगी, तभी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, कारआमद हो सकती है। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, हमें अपडेट कर रहे थे। शाहिद अब्बास साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब के एक तवील अरसे से लाहौर पहले नंबर पर आ रहा है आलूदगी में। बुनियादी तौर पर लाहौर में इतनी ज़्यादा क्या इजाफा इंडस्ट्री में हो चुका है, ट्रैफिक बढ़ चुकी है, या फसलों की बाकियात? असल वजह क्या आपकी नज़र में? देखें, लाहौर में पिछले चंद सालों से तकरीबन 7-8 सालों से ये मसला काफ़ी शदीद होता जा रहा है। हर साल उसकी इंटेंसिटी जो है बढ़ती जा रही है। लाहौर में जो है मिड अक्टूबर से लेकर मिड दिसंबर तक का ये 2 महीने का जो स्पैन होता है, इसमें तो ख़ास तौर पे जो है एयर पोल्यूशन और एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब होता है जी। और उसमें मेन वजह जो है एक तो ट्रैफिक है, दूसरा हमारी रोड साइड शोल्डर पे जो लूज डस्ट है, और तीसरा उसमें जो होता है ये इंडस्ट्री का और चीज़ों का शामिल है। अभी चावल की बाकियात तो अभी इतनी जलाना शुरू नहीं हुई, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ट्रैफिक, और ट्रैफिक में खास तौर पे जो रिक्शा और मोटरसाइकिल है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो शाहिद साहब, ये तो हुकूमत को पता है और हाथ का शिकार होते हैं, तो हुकूमत इसके ऊपर क्यों नहीं बैन लगाती ऐसी गाड़ियों को जो पोल्यूशन में अपना हिस्सा डाल रही हैं? और दूसरी बात ये भी बताइएगा, क्योंकि अब पंजाब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि वो बारिश जो है मसनूई बारिश बरसाई जाएगी, क्या इसके नुकसानात भी होते हैं और क्या इससे फ़ज़ाई आलूदगी बेहतर हो पाएगी? जी, ऐसे है कि जो पिछले साल आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी एक्सपेरिमेंट के तौर पे, इस साल पंजाब गवर्नमेंट में बाकायदा प्लानिंग के तहत उसके लिए फंड भी रखे हैं। उसके लिए बाकायदा जो है एक कमेटी भी बनी है और उसके इंतजामात जो है वो उसमें सारे डिपार्टमेंट को शामिल करके उसको किए गए। उसकी बाकायदा मीटिंग्स भी हुई है, उसकी सारी फार्मेलिटीज़ जो है उसमें काफ़ी जो है बहस होने के बाद फार्मेलिटी तय कर ली गई है। अब सवाल ये पैदा होता है, उसके लिए फंड भी अवेलेबल है, सारे अदारे और कंसल्ट जो है कंसल्टेंट भी तैयार हैं, हम लोग भी उसमें से फोरकास्ट देंगे। तो लेकिन मसनूई बारिश तो तब होगी ना जब बादल होंगे। अगर बादल इतने सफिशिएंट नहीं होंगे तो मसनूई बारिश सारे इंतजामात के बावजूद। अच्छा, ये सारी जो माहिरीन है हमारे जी बात कर लें। आने वाले चंद दिनों में ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि जिसमें कोई बादल आएंगे या बारिश हो सकती है। अच्छा ठीक है, लेकिन मसनूई बारिश के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और क्या इससे जो क्लाउड बर्स्ट होता है उसका खदशा या ज़्यादा बारिशें हो जाएं उससे रोकना मुमकिन ना हो, क्या ये भी हो सकता है इसके लिए नतीजे में? नहीं, मसनूई बारिश का साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि मसनूई बारिश अब देखिए सिलसिला अगर बड़ा आएगा जिसमें जैसे आप कहते हैं कि सैलाब का या बहुत ज़्यादा बारिशों का खदशा नहीं होता, उस पे क्लाउड सीडिंग की जाती है जो हल्के बादल होते हैं जिसमें से ज़्यादा बारिश नहीं हो सकती। अगर उसमें से क्लाउड में मॉइस्चर ज़्यादा है या क्लाउड का साइज़ काफ़ी है तो वो खुद ही बारिश हो जाएगी और उसमें हवा भी चल जाएगी, तो फिर तो मसनूई बारिश की ज़रूरत ही नहीं है। मसनूई बारिश तब की जाती है कि जब क्लाउड होते हैं और बारिश नहीं हो रही होती और उसमें से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता। तो ये बात क्लियर है कि जो हमारी आर्टिफिशियल रेन है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और लेकिन इसको होने के लिए तौर पे उन चीज़ों का होना ज़रूरी है कि बादल 40% होने चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, एक तो इस पे खर्चा कितना आता है और क्या इससे वाकई में आलूदगी पे काबू पाया भी जा सकता है? इसके असरात कैसे होंगे? देखिए, इसमें तो जो केमिकल है वो तो इतना कॉस्टली नहीं होता, सिर्फ इस पे खर्चा जो है जो स्प्रे करनी है जहाज़ की फ़्लाइट का और बाकी इंतजाम का ही खर्चा होता है, तो वो तो काबिल कबूल है और काबिल बर्दाश्त भी है। लेकिन ये होता है कि जो आर्टिफिशियल रेन से हम पोल्यूशन पे काबू पाएंगे या लाहौर को क्लियर करेंगे तो विद इन वेरी शॉर्ट इंटरवल वो दोबारा आ जाएगी, क्योंकि हम पूरे इलाके को साफ़ नहीं कर सकेंगे।
बिल्कुल ठीक। ये एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 24 घंटों में या 48 घंटों में फिर वही सूरत हाल हो जाए। तो शायद अब्बास साहब इस हवाले से कोई लॉन्ग टर्म मंसूबा भी है कि इसके ऊपर ओवरकम किया जा सके? तो हर साल का हमारा मसला है, ये 2 महीने हमारे बड़े मुश्किल से गुजरते हैं, फिर हम मसनूई बारिश की तरफ जाते हैं, तो ये ऐसी गाड़ियों के ऊपर रोकथाम लगाई जाए कि वही रोड्स पर ना उतरे, पोल्यूशन के लिए जो हमारे भट्टे हैं उनको भी रेगुलेट किया जा सके। देखिए, एक सवाल हमेशा उठता है कि ये अक्टूबर नवंबर में क्यों होती है? ट्रैफिक तो पूरा साल होती है, ये सारी पोल्यूशन और सारी एमिशन तो पूरा साल होती है, तो ये प्रॉब्लम इसी सीजन में क्यों होता ठीक है? है। तो इसका जानना बड़ा जरूरी है कि इन दिनों में हवा बिल्कुल नहीं चलें, चलती, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिनों में शायद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को और दीगर टॉपिक्स को शामिल करते हैं। वेलकम बैक। बात हो जाए इसराइल के ईरान पर मुमकिना जवाबी हमले की, जिसकी इंतहाई खुफिया मालूमात अब कहा जा रहा है कि लीक हो गई हैं। तो ये खुफिया मालूमात मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी एक टेलीग्राम अकाउंट पर शाया हुई हैं और अमेरिका ने तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है। लेकिन अमेरिका को ये तशवीश है कि आखिर ये मालूमात लीक कैसे हो गई। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसराइली बमबारी और मुहासरे के बायस गजा में अशिया खुरनोश जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। होशुबा उसमें इजाफा हो चुका है। शुमाली गजा में हैरानकुन तौर पे 25 किलो आटे का जो थैला है वो $1000 का हो चुका है। तो वहाँ पे जो तबाहली है, जो लोग वहाँ पे कस्म पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हैं, वहाँ पे आटा इतना महंगा होगा। टमाटर की फ़ी किलोग्राम कीमत $180 हो चुकी है और चीनी की कीमत $60 हो चुकी है। सारी सूरत पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मंसूर जाफर साहब मौजूद हैं, माहिर मशरकी वस्तामूर, और शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले मंसूर जाफर साहब इस पर रोशनी डालिएगा कि अमेरिका का जो किरदार है इसमें वो समझ से बाहर है, समझ से बालातर है, क्योंकि अमेरिका को जो अभी हम देखें जो खुफिया मालूमात लीक हुई है उसके लीक होने के खदशात हैं कि उसके ऊपर कि वो कैसे लीक हो गई, जबकि उसे अपना किरदार अदा करना चाहिए इस जंग बंदी के लिए और इसराइल को मुमकिना हमले से रोकने की उसकी कोई तरकीब होनी चाहिए। जी, इसमें कोई शक नहीं है जी कि इस अमेरिका जो है वो अपना जो एक रिवायती उसका एक डायकोटोमिक किरदार है, दोगलापन है, उसका मुजाहरा कर रहा है। क्योंकि आप अगर अमेरिका की तारीख पर नज़र डालें और ख़ास तौर पे उसकी जंगी तारीख के हवाले से, तो उसने चाहे वियतनाम हो, अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, हर जगह इसी तरीके से झूठे हीले बहानों को बुनियाद बनाकर जो है उन मुल्कों की जो तबाही और बर्बादी का सामान किया है। और जब उनकी वो मालूमात जिसको वो वेपन ऑफ मास या वो अलकायदा के ठिकाने और इस नौइयत का नाम देते थे, जब वो गलत साबित होती हैं तो फिर उसके बाद अपनी फेस सेविंग के लिए वो इस नौइयत के अकीदे, इस नौइयत की जो डॉक्ट्राइन है वो घड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारी मालूमात लीक होगी, हमें ये। अब आप सोचिए कि इस पूरी जंग का जो एग्जीक्यूटर और प्लानर है वो मैं समझता हूँ इसराइल नहीं अमेरिका है, क्योंकि आज भी जंग जो है वो अमेरिका के एक इशारे पर बंद हो सकती है। और अब जब अमेरिका ये कह रहा है कि जी ईरान के हमले के हवाले से हमारी मालूमात लीक हुई हैं, तो असल में वो अपनी वो खजालत मिटाने की कोशिश कर रहा है कि जो इस वक्त उन्हें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दरपेश है, क्योंकि इस वक्त ईरान जो है वो बहुत अग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है, जिसमें उनके वजीर खारजा, उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर, वो सऊदी अरब से लेके कतर, मिस्र, तमाम वो ममालिक, उर्दन, जहाँ जहाँ से मुतवक्के तौर पे इस हमले के लिए रूट बन सकता था, उन तमाम मुल्कों को दो टोक अल्फाज में जाके ये पैगाम दे चुके हैं कि अगर आपने अपनी एयर स्पेस दी तो आप हमारे उन दुश्मनों की साथ में शामिल होंगे और हम तो मंसूर साहब, आपको लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद अब भी इसराइल उसी प्लान पर अमल करेगा जिस पे वो पहले अमर पैरा होना चाह रहा था? बुनियादी तौर पे तो अमेरिका का है, जाहिर है अमेरिका ने ही ये बात किया है कि जी हमारे ये जो मालूमात हैं जो लीक हो गई हैं, क्योंकि वहां से जितने B-252 बम्बार हैं या दीगर असला को जो उनके थर्ड ऑपरेशन हैं, क्योंकि वो अभी तक जमीन पे इंस्टॉल नहीं हो सके, जिसको उन्होंने ईरान के जवाबी हमले के मुतवक्को हमले के तौर पे इस्तेमाल करना था। तो अब अपनी वो खजालत वो टाइम बाई कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त जो इंतखाब का मरहला है वो नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने एक नया फ्रंट इसराइल के जरिए लबनान में भी खोल रखा है और उसके साथ साथ यमन को भी उन्होंने एक हदफ बना रखा है। तो ऐसे में इनके लिए कोई भी हमला जो है उसका फॉल आउट बर्दाश्त करना या उसको मैनेज करना कोई आसान नहीं है। तो अब उसके लिए जो एक कुर्बानी का बकरा तलाश कर रहे हैं। तो मंसूर जाफर साहब अगर हम देखें हैं ताकि किसी तरीके से जी
मंसूर जाफर साहब, अगर हम देखें तो अमेरिका इस वक्त अपना किरदार ये रखता है, जो कि वो सामने देखने में नज़र ये आता है कि वो जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहा है, काविशें कर रहा है, और उनके यहाँ से ये बारहा ये कहा भी गया है कि हम इस जंग बंदी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, काविशें हो रही हैं। फिर दूसरी तरफ जब गज़ा की जानिब से अटैक किया गया, या ईरान की जानिब से जब अटैक किया गया था इसराइल के ऊपर, तो बड़ा खुल के अमेरिका का मौक़िफ़ वाज़ेह सामने आया कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे और हम अमेरिका के इसराइल के साथ हैं और इसका जवाबी वार जो है वो होगा। आप नहीं समझते कि इस वक्त अमेरिका क्यों ये सब कर रहा है, उसके मफादात क्या है, आखिर फ़लस्तीनियों के साथ उसकी क्या ऐसी जंग है जो चल रही है, जो वो हथियार बना के इसराइल को खुद इस्तेमाल कर रहा है? यकीनन जी, इसराइल जो है वो अमेरिका का एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एसेट है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर, कि जिसके जरिए वो जो उनके एक्सपेंशनरी डिज़ाइन हैं, चाहे वो इसराइल के हों या अमेरिका के हों या पूरे इस रीजन के जो वसाइल हैं, उनको कंट्रोल करने के हवाले से, तो उसके लिए एक उन्होंने अपना फ्रंट मैन जो है मिडिल ईस्ट में एक आउटपोस्ट जो है वो कायम कर रखी है। और इसके डांडे जो हैं वो एक तो सियासी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हैं, दूसरा इसको अमेरिका में एक जो इंतहा पसंद यहूदी लॉबी है, जो बेसिकली इस पूरी जंग को, बल्कि उनकी पूरी जो वॉर इंडस्ट्री है उसको चलाती है, जी। उसको फाइनेंस करती है, उनके उनके मफादात भी इसी से वाबस्ता हैं। अच्छा, इसीलिए वो इस जंग को मंसूर साहब, इस इलाके अब ये जो पहले तो बमों से उसे तबाह किया गया, अब वहाँ पे जो ग़िज़ाई किल्लत पैदा की जा रही है, वहाँ पे आटे का जो थैला है वो $1000 का है, टमाटर जो उसकी कीमत है 1 किलो की वो $180 तक पहुँचा देगी, इसी तरह तमाम अशिया ख़ुरनोश की। तो अब किस तरह से तबाह हाल गज़ा के अंदर लोग ये चीज़ें, अशिया ज़रूरिया ख़रीद पाएंगे? मैं समझता हूँ जी कि अमेरिका और ख़ासतौर पे बरतानिया और उसके इत्तेहादी वो इस वक्त बदबूदार किस्म की, आप कह सकते हैं, आइडेंटिटी या एंटिटी बन चुके हैं, कि जिन्होंने जो जंग के आलमी कवानीन हैं उनकी सरेआम धज्जियां बखेरी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया को वेपनाइज किया, उन्होंने इसी तरीके से ये जो खुराक का एलिमेंट है इसको वेपनाइज किया, उन्होंने जो वैसे तो गिरोह बारूद और आतिशवाहन बरसा रहे हैं वो तो अलग है, उन्होंने जंग का हर उसूल जो है उसको तजते हुए बिल्कुल। उसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी अमेरिका की सोच है और ख़ासतौर पे इन मग़रबी ममालिक की सोच है कि वो इन तमाम चीज़ों को जो इंसानियत की फलाह व बहबूद के दावे के तौर पे बनाई ठीक। गई थी। ठीक है, अमेरिका दुनिया में इंसानी हकूक़ का चैंपियन बनता है और उसका नाम लेते नहीं सकता। लेकिन आप इंसानी देखिए कि हकूक़ पामाल पूरे भी इस अमेरिका की वक्त जानिब से शुमाली ही गज़ा किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हैं आप मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कौन है, और उसमें जीतने वाले नू दस्तगीर भट्ट, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं एक ही इवेंट में, किस तरह से कारनामा सर अंजाम दिया। एक ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नू दस्तगीर भट्ट ने 7 गोल्ड मेडल जीतकर नई तारीख रकम बिल्कुल, और हमारे साथ नू दस्तगीर भट्ट मौजूद भी हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे किस वक्त वो हमारे साथ होंगे और उन्हें हम मुबारकबाद देंगे, तो आज वो दिन आ चुका है। नू, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, एक न्यूज़ की तरफ से। क्या फीलिंग्स हैं, किस किस कैटेगरी में कौन कौन सा मेडल जीता, खुद ही बताइए। जी यार, मुबारक, आप सबको भी मुबारक हो और पूरी कौम को भी जो है मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर इज्जत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्लाह ताला ने लिफ्टिंग में टाइटल दिया था। आज हमें अल्लाह ताला ने पावर लिफ्टिंग में भी जो है कॉमनवेल्थ का चैंपियन होने का टाइटल दे दिया। तो ये साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही थी, जिसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया है। और क्लासिक में मैंने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज लिया है। और एक और कंपटीशन था कॉमनवेल्थ क्विक, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेशन की थी और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 के 4 गोल्ड मेडल लिए। तो हिस्ट्री में आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि किसी वेट लिफ्टर ने पावर लिफ्टिंग में भी पार्टिसिपेशन करके कॉमनवेल्थ का भी टाइटल जो है हासिल कर लिया हो। अच्छा नू, आपने बॉडी शॉडी भी बड़ी बना रखी है, ये इसकी डिमांड है पावर लिफ्टिंग की, या फिर बट होने की वजह से इतने मोटे हो गए आप? दरअसल जो हमारी स्पोर्ट्स है वो कोई जोरबार है और जो मेरी कैटेगरी है वो है 120 प्लस। तो उसमें मेरा जिनके साथ कंपटीशन होता है वो मुझसे भी ज्यादा जो है हैवी हैं, तो मुझे भी उनके साथ compete करने के लिए, उतना वेट उठाने के लिए तो मुझे भी जो है ना इस वेट को इसी तरह मेंटेन रखना पड़ता
चले माशाल्लाह और जबरदस्त। कभी-कभी बढ़ाना भी पड़ जाता है, कभी-कभी काम भी करना पड़ता तो है। नो लोगों की तो ख्वाहिश होती है, एथलीट्स की ख्वाहिश होती है कि उन्हें एक गोल्ड मेडल मिल जाए। आपने माशाल्लाह 7 गोल्ड मेडल जीते हैं एक ही इवेंट में। कितनी शदीद मेहनत थी, कितनी शदीद ट्रेनिंग थी इसके लिए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो हम शुरू से कर रहे हैं और ख्वाब यही था कि पाकिस्तान को जो है ओलंपिक में मेडल दिलाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सामने सबके सामने सिनेरियो है कि ओलंपिक में नहीं भेजा गया। फिर अब मैंने आपको अपनी शिकवे जो शिकायत थे, स्पोर्ट्स है हम उसको भी ही ये स्विच कर रिपोर्ट दिया करते है। रहे हैं। इस इवेंट पे कैसी सपोर्ट रही हुकूमत की तरफ से, वजारत खेल की तरफ से, और जी। कोई पैगाम भी हमारे वजारत खेल के लिए? नहीं, दरअसल हुकूमत की तरफ से ना स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट तो नहीं रही। ये भी प्राइवेटली एक कंपनी एक्टिवेट जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और भेजा है। और इसमें आई थिंक ना किसी स्पोर्ट्स इदारे का कोई किरदार है, सिर्फ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का किरदार है, या जो मेरे प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं उनका किरदार है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक। और क्योंकि पावर लिफ्टिंग जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एसोसिएट नहीं है, तो इसलिए अच्छा। स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इसे ना ही स्पॉन्सर करता, ना ही इस पे खिलाड़ी गेम पे भेजता। अच्छा नू, आपने डाइट का कितना ख्याल रखना होता है इसके दौरान, क्योंकि पावर लिफ्टिंग कोई आसान काम तो है नहीं, तो डाइट किस तरह से मैनेज करते हैं और उसके साथ फिर ट्रेनिंग किस तरह से मैनेज करते हैं? डाइट क्योंकि हमारी जो कंपटीशन जितना करीब होता है तो हमारी डाइट जो है वो उतनी ज्यादा हैवी हो जाती है, क्योंकि हम देसी, क्योंकि गुजरांवाला से बिलोंग है, तो हमारी जो है देसी खुराकें जो है देसी अंडे दूध वगैरह, तो उसको जो है हम बड़ा प्रेफर करते हैं। और उसके अलावा ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग जो है हमारा सुबह फजर के बाद भी चलती है और शाम को इवनिंग के बाद सेशन चलता है, और कभी कभी 3 टाइम भी ट्रेनिंग सेशन जो है वो आ जाता है। और अच्छा नू, बिल्कुल अगर इसमें हमने तकरीबन 3-4 महीने मैंने जी। अगर हमने सीखना हो पावर लिफ्टिंग, तो क्या हमारे जैसा कमज़ोर जान का बंदा भी कर सकता है? जुनेद जैसा, मेरे जैसा, क्या हम लोग भी पावर लिफ्टिंग में आ सकते हैं? क्या क्या करना होगा? जी बिल्कुल, सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप लोग मास्टर कैटेगरी में आ जाएं। अच्छा, मास्टर कैटेगरी अच्छा, में आज। आपसे ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वैसे जो बिगनर्स हैं उनके लिए मशवरा क्या है, कहाँ से आगाज़ करें? आगाज सिर्फ एक ही चीज है कि अगर आपने कोई भी काम शुरू करना है तो डिसिप्लिन से करें, उसको लगातार उसमें मेहनत करते रहें। लोग जो है रिजल्ट जो है बहुत जल्दी मांगते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है, मेरा रिजल्ट 13-14 साल बाद मेहनत करने के बाद जो है ना मुझे मिला, तो आज इस मुकाम पे हूँ। तो इसलिए जितने भी जो यंग जनरेशन है, कोई भी काम करे किसी भी शोबे में, इतनी जल्दी जो है रिजल्ट की ना उम्मीद रखा करें। रिजल्ट एक टाइम के बाद, एक अरसा गुजरने के बाद जो है आपको उसका एक बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिल सकता तो है। इस जीत का सेहरा किसके सर पे सजाएंगे, क्योंकि हमने तो ये देखा कि आपके वालिद ही आपके कोच हैं, वही आपको ट्रेन करते रहे हैं। जी, आज भी मैं अपनी फैमिली को ही दूंगा क्रेडिट, और जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं मैं उनको भी दूंगा, क्योंकि अब वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी मेरी फैमिली है। और अभी भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अगले नेक्स्ट इवेंट के लिए भी वो ऑलरेडी मुझे कह चुके हैं कि आप तैयारी करो। अच्छा, हम क्या है आपके अगला साथ इवेंट हैं। कब है और उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? नेक्स्ट इवेंट जो है हमारा एशियन क्लासिक चैंपियनशिप है, एशिया का टाइटल है, तो वो उज्बेकिस्तान में हो रहा है दिसंबर में। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो वहाँ पे कॉम्पिटिशन होंगे, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम एशिया में भी पार्टिसिपेशन चलें जी, पहली बार इंशाल्लाह अल्लाह आपको पार्टिसिपेशन करेंगे और कामयाबी पहली दे। बार में मेडल लेंगे। और हमारी बहुत सारी बहुत शुक्रिया दुआएं नूर हैं। तस्कीर भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, और कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। हमारी ढेरों दुआएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अच्छा, अगले वैसे इवेंट भी में भी जुनेद, आपको पता है कि वो गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, वो पहलवानों का शहर कहा जाता है, तो वहाँ से अगर इस तरह के एक तो एथलीट नहीं निकलेंगे तो कहाँ से आएंगे? बिल्कुल, इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, बिगनर्स हैं, उनके लिए सीखने को बहुत कुछ है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के ब्रेक बाद लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बताएंगे कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। सेविदार प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जो हमारा अभी का सेगमेंट है उसका आप सबको इंतज़ार होता है कि सितारे क्या कहते हैं, और आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। अब हम आपको बताएंगे कि सितारे क्या कहते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मुवाफ़िक पत्थर कौन सा होता है, आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, किससे ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। और बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जुनेद, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैसा इन्वेस्ट करना बेहतरीन मौका है या नहीं। और जो गैर शादीशुदा हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि गुड न्यूज़ आने वाली है कि नहीं, उनकी शादी पक्की होगी
कि नहीं ये होगी। सारी जो गलत फहमियाँ हैं या आपकी उम्मीदें हैं, इससे मुतल्लिक हम जानते हैं। अली जंजानी साहब माहिर इल्म नजूम हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आज का हफ्ता कैसा गुजरने वाला है हमारे दोस्तों का, भाइयों का, पाकिस्तानियों का, ज़रा इस पे बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, देखने वालेकुम वालों को अस्सलाम। भी। और ये हफ्ता अगर हम देखें तो प्लैनेट्स के एतबार से इस पूरे वीक में पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर हम एरीज की बात करें तो एरीज वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किलात रहेंगी, क्योंकि मार्स की पोजीशन आज से खराब होने जा रही है अगले 8 महीनों के लिए। तो इनको अपने गम और गुस्से पे भी कंट्रोल करना है, इनको एग्रेशन पे भी कंट्रोल करना है, बगैर मुशावरत के किसी भी अमल को अंजाम नहीं देना। और बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि वो अफराद जो शादी करने के ख्वाहिशमंद है, अभी आपका सवाल था कि चूंकि ये सीजन है शादियों का भी, बिल्कुल। और मार्स सिग्निफिकेटर होता है अज़दवाजी जिंदगी की, जो एक नस्ल आगे बढ़नी होती है, नस्ल का आगे आगाज होना होता है, 1 से 2 होना है, मियाँ बीवी के जो मामलात होते हैं, फैमिली के जो मामलात हैं, तो उसके अंदर मार्स की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मार्स का खराब हो जाना, तमाम वो अफराद जो शादी करने जा रहे हैं कोशिश करें कि रेड कलर की चीजों की रेमेडीज जरूर करें। और ओके, खास तौर पे खवातीन जो ब्राइडल अपना सूट इस्तेमाल करती हैं, वो तो रेड ना रेड हो। के अलावा कोई और कलर यूज कर लें। ये ज़रा इस पे अदरवाइज ये गम अली भाई गुस्सा रोशनी डालिएगा, इसकी वजह क्या है, और फिर अगर दुल्हन लाल जोड़ा नहीं पहनेगी तो फिर क्या पहनेगी? जी। क्या लाल जोड़ा नहीं बड़ा- पहनेगी देखिए तो जी, आज शादी नहीं होगी भाई, अगर सितारों के हिसाब से नहीं, आप क्यों देख नहीं रहे हैं। होगी? मैं यही जानना चाह रहा हूँ, लाल जोड़े के शादी बगैर। बिल्कुल हो जाएगी, शादी बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन देखिए, हमारा काम ये होता है कि जैसे एक बंदे को शुगर होना और आप उसे मीठा खिलाते रहें, हाँ, तो इसी तरह ये जिंदगी भर के साथ हैं, जिंदगी भर का अहदो पैमा है कि अगर बरसात में आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो बिल्डिंग गिर सकती है। अच्छा। तो रेड कलर चूंकि मार्स कंट्रोल करता है इस कलर को, तो अगर रेड कलर पहनेगी ब्राइडल तो तो वो उनके रिश्ते में अंदर वो जहर जो खोल गम और देगा। गुस्से की कैफियत हाँ, अच्छा ठीक हो गया। हो सकता है कि गम और गुस्से की कैफियत को ज्यादा कर दे। अच्छा अच्छा तो अच्छा, अब तो ठीक है। माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे हमारी जितने भी बेटियां हैं, बड़े मल्टी कलर्स जो हैं चलें, वो पिंक यूज पहन लें जी, करती कोई हैं और ब्राइडल पहन लें के बिल्कुल कलर, ठीक है। लेकिन रेड अली भाई, एक हाँ, एक एक हम आपसे बिल्कुल। ये भी जानना चाहेंगे कि आप साथ साथ ना ये भी बताते रहिए कि इसका पत्थर। कोई मतलब कोई बेहतरी के चांसेस, सदका वगैरह दे देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घर जुड़ने जा रहे हैं, नए रिश्ते बनने जा रहे हैं, बच्चों की ऐसे। शादियां होने जा रही हैं, तो सदका वैसे तो कहते हैं बहुत सारी बलाएं टाल देते हैं, तो क्या इसमें भी बेहतरी ला सकता है अगर वो सदका खैरात कर दे तो? बिल्कुल जी, सदका रद्द बिला है और हर इंसान पे वाजिब है वो अपनी जान और माल का सदका जरूर निकाला करे। रेड कलर की चीजों में बीफ आता है, रेड मीट आता है, कलेजी आती है, लाल दाल आती है। इसके साथ दिन मंसूब है मंगल का, कि मंगल का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, कि वो चैरिटी डे है एक तरह से उन लोगों के लिए जिनके जायचे में मार्स खराब हो, या आजकल जो मार्स की पोजीशन खराब होने जा रही है उन लोगों के लिए। और मजे की बात आपको ये भी बताऊं, जो अगला साल आ रहा है उसका अदद 9 है। ठीक 9 है। का ताल्लुक भी वो मार्स के साथ ही है। अच्छा तो अली भाई, साल साथ का साथ आगाज ही तमाम गम और सितारों गुस्से का से। अहवाल बताने के साथ साथ मुआफिक पत्थर उस पर भी बताते रहिएगा कि कौन सा सूटेबल पत्थर है, उससे पहनने से आपको जी। बेहतरी आ सकती है या अच्छे फैसले आप लिए जा सकते हैं। मवाफिक पत्थर इरीस का अगर मैं बात करूं तो इनका मरजान बनता है, ये मंसूब है, मवाफिक नहीं है, मंसूब है इनके साथ। जी। अगर तो अली भाई, जायचे के हमारे पास अंदर ना आपको टाइम बड़ा सूट शॉर्ट करते सा होता है, तो जरा क्विकली जो है ना वो हम सारे बाकी सितारों सितारों के को भी बारे में शामिल क्योंकि कर बात लें। करना चाहते हैं, तो वो इस तरह से बस देख टॉरस की लीजिए। अगर मैं बात करूं तो टॉरस वालों के लिए ये वीक बेरोजगार अफराद के लिए बहुत अच्छा है। तरक्की प्रमोशन के हवाले से बड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है। अथॉरिटेटिव रहेंगे, काम लेने में आसानी। जमनाय की बात करें तो ख्वाहिशात के एतबार से ये वीक बेहतर रहेगा, दोस्तों से मुलाकात, करियर का गेन रहेगा। कैंसेरियंस के लिए खर्चा बढ़ सकता है, ओह, तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, अच्छा तो अली इनको भाई, चाहिए अली कि भाई, व्हाइट अली कलर, भाई, सफेद मोती। इस वक्त आपने बहुत स्पीड पकड़ ली है। साथ साथ मवाफिक पत्थर भी बताते जाए ताकि रहनुमाई हो सके। मवाफिक पत्थर जो है टॉरस वालों के लिए ओपल है, जमानाय वालों के लिए जमरद है, एमरल्ड लेके पहन सकते हैं, कैंसेरियंस के लिए सफेद मोती है। ओके। और लियो की अगर मैं बात करूं तो लियो वाले जो हैं इस वीक में शिफायाबी समेटेंगे, सेहत इनकी आमीन अच्छी आमीन। रहेगी, रिलेशनशिप इनका बेहतर रहेगा। इनका मवाफिक पत्थर होता है याकूत, वो लेकर ये पहन सकते हैं। फिर वर्गो की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर्गोस की रह रही है, और लबो ओके। लहजे में नरमी, शाइस्तगी, दूसरों से काम लेने में आसानी रहेगी, रिश्तेदारों से फायदा हो सकता है,
करियर में भी फायदा रहेगा। बिल्कुल और ठीक। इनके लिए मुवाफिक पत्थर जो है वो ज़मरद रहेगा। लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो लिब्रा वाले जो हैं इनके लिए ये वीक मेहनत का है, स्ट्रगल का है, एफर्ट का है। वहम और वसवसे भी आ सकते हैं इस वीक में, लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी रहेगा। पत्थर इनके लिए सूटेबल है, ओपल ओपल लेकर ये पहन सकते हैं। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूं तो अच्छा स्कॉर्पियो के अच्छा, लिए अली घर भाई का एक चीज़ बताइएगा, ये जो अकीक है, ब्लैक अकीक जिसको पहनते हैं, वो सुन्नत भी है पहनना, अगर वो सभी स्टार्स के हामिल लोग पहन लें तो उसमें कोई मुज़ायका तो नहीं होता? देखिए हजूर, ऐसा है कि कोई भी स्टोन बगैर तहकीक करवाए, बगैर अपना बर्थ चार्ट बनवाए नहीं पहना जाता। अच्छा, चाहे वो ब्लैक अकीक हो, ठीक है। चाहे वो सुर्ख मरजान हो। देखिए सुन्नत के एतबार से जो है अकीक चूंकि कलमा को पत्थर हैं, लोग इस बरकत से भी इसको पहनते, चूंकि इन्होंने दस्ते मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि जबरदस्त। वसल्लम के हाथ पे कलमा पड़ा हुआ है, गवाही दी हुई है उनके नबी होने की। ठीक। तो इस वजह से रसूल खुदा ने इस पत्थर को पसंद फरमाया। मौला अली अलैहिस्सलाम फिरोजा की उसकी तस्बीह अंगूठी पहनते थे। लेकिन हर किसी के लिए हर स्टोन नहीं होता। अच्छा, अगर अगर अकीक में वर्गो बहुत सारे ब्लैक कलम अकीक पहने तो कैसा है, उसमें कोई मुज़ायका तो नहीं? आपकी क्या राय है? अगर तो उनके बर्थ चार्ट में एक तो ज़ुहल और उनके जायचे में अगर राहु अच्छी पोजीशन पे है तो डेफिनेटली ये कर पहने। अच्छा, अगर उनके जायचे में सैटर्न और राहु इज नॉट मुझे इन अ लगता है गुड इस वक्त तो पोजीशन इनका तो राहु उनको प्रॉब्लम भी दे इन पर सकते हावी है। ठीक है अली भाई, आगे आगे बढ़िएगा। हैं। अच्छा, इसके बाद हम स्कॉर्पियंस की बात कर रहे थे कि घर का सुख रहेगा, कोई ना कोई चीज खरीदना, असासा बनाना, घर में मेहमानदारी होना इस वीक में दिखाई देती है। इनके लिए मवाफिक स्टोन जो है ये सुर्ख मरजान भी लेके पहन सकते हैं, ओके, सुर्ख अकीक भी लेकर पहन सकते हैं अगर इनको सूट कर रहा है तो। फिर ठीक उसके है। बाद सेजिटेरियस की अगर हम बात करें तो सेजिटेरियस का ये हफ्ता प्यार मोहब्बत का है। औलाद की जानिब से भी खुशी मुयस्सर आएगी, कहीं न कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाना जो किसी इनाम से कम ना हो। अपने शोबे से मुंसलिक अफराद के साथ मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। इनका स्टोन बनता है येलो सफ़ायर और फिरोज़ा, इन दोनों में से कोई एक स्टोन ये लेकर पहन सकते हैं। कैप्रिकॉर्न की अगर बात की जाए तो इनकी सेहत इस वीक में ठीक नहीं है, ओहो, मोहतात रहना है, ठीक है। चोरी-चकारी का अंदेशा हो सकता है। लोगों के रवैये इनके लिए परेशान-कुन हो सकते हैं और इखराजात में भी इज़ाफ़ा रहेगा। स्टोन इनके लिए बनता है लाजवर्द, इसको इंग्लिश में लैपिस लाज़ुली कहते हैं। ये लैपिस लेकर ये पहन लाज़ूरी। सकते हैं, ओके, बिल्कुल। और एक्वेरियस की अगर बात की जाए तो ये उनके लिए वीक अच्छा है जिनकी शादी नहीं हुई है। शादी होने के हवाले से ये वीक अच्छा रहेगा या बात बनने के हवाले से अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप अच्छे, खरीदारी, शॉपिंग करने में भी बड़ी खुशी महसूस करेंगे। ज़रूरियात इनकी पूरी होंगी बहरहाल। लोगों से काम लेने में आसानी रहेगी, सैर-ओ-तफरीह भी हो सकती है। बेरोज़गार अफ़राद के लिए ये वीक भी अच्छा है। इनका स्टोन बनता है ब्लू सफ़ायर, दैट इज़ बिल्कुल नीलम। ठीक। नीलम लेकर ये पहन सकते हैं। और लास्ट में पाइसेस की अगर हम बात करें तो पाइसेस वाले अफराद जो हैं इनके लिए मुश्किलात हैं, ठीक है। नाउमीदी है, मायूसी है, ओहो, परेशानी है, कोई ना कोई फिक्रमंदी रहेगी, खर्चा भी बढ़ सकता है। बिल्कुल तो ठीक। अपना सदका खैरात इस वीक में जरूर दें, हस्बे तौफीक जो भी बेहतर लगे। स्टोन इनका बनता है येलो सफायर, पीला ठीक है। पफराज लेकर ये पहन अच्छा, सकते हैं। अली भाई अब जी। आपने स्टोन्स भी सारे बता दिए, इनको पहनने का तरीक़ाकार भी बड़ा मुख्तलिफ होता है। कहते हैं कि इसको डायरेक्टली आप पहन भी नहीं सकते। एक तो आपने कहा कि पहले उनके नाम, उनकी पैदाइश के हिसाब से उन्हें पहले अपना जायचा देखना होगा, उसके बाद उन्हें पत्थर जो है वो अपने लिए चूज़ करना होगा और फिर उसके बाद पहनना भी बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से होता है। और पहचान भी अफादियत और नुकसान, तो बड़ा मुश्किल काम है कि हाँ। असली पत्थर है या कोई ये भी बहुत नकली हो गया आपके मुश्किल साथ। अमर है। ऐसी बिल्कुल ऐसी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट में जो स्टोन्स अवेलेबल है ना, जो सस्ते होते हैं, ओरिजिनल स्टोन कभी भी कम कीमत में नहीं मिलता, वो एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है। और एक नगीने की पहचान एक जौहरी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। या आप उसको लैब टेस्ट करवाएं। समटाइम्स मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स आते हैं, उनकी लैब अगर करवाएं तो लैब कहती है स्टोन ओरिजिनल नहीं है। और एक नाकिस अच्छा स्टोन को भी अगर लैब करवाएं तो लैब कहती है स्टोन बहुत अच्छे अच्छा आ अली गए भाई, हैं। एक और क्लियर कभी तरीक़ाकार है। मैार सेट नहीं है। एक और तरीक़ाकार, और जब आप स्टोन खरीदने के लिए जाते हैं ना तो वो आपको बड़े तरीके से वो कहते हैं कि इसके ऊपर आप अपना नेचुरल बाल जो है उसको रखें और उसको जलाएं। अगर वो नहीं जल रहा है बाल तो इसका मतलब है कि वो नेचुरल स्टोन है, और अगर बाल जल जाता है तो इसका मतलब वो प्लास्टिक है, वो नेचुरल स्टोन नहीं है। इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि हमें तो यही बताते हैं ऐसा वो। कुछ भी नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अच्छा, नहीं, प्लास्टिक के ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक के ऊपर भी जल जाएगा और कुछ नेचुरल स्टोन के ऊपर भी बाल जल जाएगा या नहीं जलेगा, इसका क्या मुझे थोड़ा सा समझाइएगा। नहीं, ये हर स्टोन पे, वो कोई एक आधा स्टोन में भी शायद हो सकता है। आप हीरे पे कर लें, डायमंड पे कर ठीक। लें, किसी सफायर पे कर लें, आप फिरोजे पे करेंगे, आपका फिरोजा सारा बर्बाद हो जाएगा। मरजान पे करेंगे, उसको आग लग जाती है। तो पत्थर फिर खराब हो इसको जाएगा। बहुत किस सारे तरह ऐसे से लैब stones पे हैं। लेकर जाया जाए, कहाँ पर ये चेक होगा। उसके लिए ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी लैब्स बनी हुई हैं। जैसे अभी पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर की, उसके अंदर बाकायदा मौजूद है कि डिपार्टमेंट है, शोबा है जो उसको चेक करता है। और फिर बहुत सारे देखें, पाकिस्तान के अंदर लैब चेक करने का इसके अलावा कोई और बेहतर मेयार नहीं है, क्योंकि एक स्टोन को लैब करने के लिए जो मशीन है वो कम से कम वो लाखों करोड़ों की आती है। और कोई भी बंदा जो इस मशीन को लेकर आता है ठीक है। पाकिस्तान में, और वो एक आधे 10 15 20 स्टोन्स के लिए लाखों का खर्चा नहीं करता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। बेहतर है कि जो मुस्तनिद इदारे बने हुए हैं, उन इदारों की तरफ अगर आप रुजू करें, तो अली भाई, जो ज्वेलर्स स्टोन्स के हवाले चेक से। नहीं कर पाएंगे, ज्वेलर्स के पास अगर हम जाते हैं तो वो चेक नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। नहीं, जूलर्स आपके गोल्ड चेक कर सकता है, सिल्वर चेक कर सकता है, कोई और धात चेक कर सकता है, लेकिन जूलर जो बट अगर सुनहरा ज्वेलर्स जो है डायमंड वो का काम जौहरी नहीं करते होता। हैं, अगर वो डायमंड का काम करते हैं तो उन्हें पहचान होगी अगर उनके पास ले जाकर चेक करवाना चाहे कोई तो। देखिए, हर किसी के पास पहचान नहीं होती। सच्ची हम्म, बात आपको बताऊं, बिल्कुल इसका सही। एक डिटेक्टर आता है डायमंड का, वो भी सम टाइम के डायमंड की ना एक लेयर ऊपर चढ़ा देते हैं जरकोन के ऊपर। हम्म, जब आप वो डिटेक्टर लगाते हैं ना, तो वो आपको कह देता है ये ओरिजिनल डायमंड है, हालांकि वो ठीक, होता नहीं है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी पहचान का जो मेयार है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, चूंकि हम लोग सारा दिन इस फील्ड में रहते हैं, हम देखते रहते हैं। और जो आपको बताऊं, जो असली जो नगीने होते हैं ना, वो आपसे बातें भी करते हैं, ओ जो जबरदस्त। वो अच्छे कैसे? स्टूडेंट्स होते हैं। वो कैसे करते हैं। ठीक है, आपको अगर उसकी शौक कलर चेंज होगा, होगा। जैसे आप, कलर्स भी चेंज होते हैं, स्टोन टूट भी जाते हैं। हम्म। कि 3 चीजें, आपके घर में गोल्ड फिश हो, आपके घर में तीतर हो, या आपने स्टोन पहना हो, ये वो दोनों मर जाते हैं और स्टोन आपका क्रैक हो जाता है। अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम या मुसीबत आने वाली होती है, और इनको पहनने के लिए मैं चीज आपको बता देता हूँ। ठीक। अल्लाह चूंकि नूर है, स्टोन्स बेसिकली आपकी बॉडी में उस जो वेव्स हैं, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, उनको आपकी बॉडी में पास करते हैं, हम्म, एक ट्रांसमीटर की तरह। ठीक तो है। जब भी आपको स्टोन पहने, तो अल्लाह ताला का एक नाम है, अल्लाह का इसमें आज़म है, या नूरो। या या नूर। नूरो पढ़ के 1400 दफा, अव्वल आखिर 14 दफा दरूद पाक के साथ आप जरूर अपने स्टोन को दम कर लें, चाहे वो ओरिजिनल है या जैसा भी है, अच्छा ताकि अली एक भाई, अल्लाह का अगर नूर भी उसमें आपने शामिल हो जाए। आपने अगर अपने सितारे के मुताबिक, आपको नहीं पता, आपने ऐसी स्टोन पहन लिया, क्या उसके नुकसानात भी हैं कोई। बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी शिकार भी कर सकते हैं। आपको अर्श से फर्श पे भी ला सकते हैं, ठीक। आपको जेल में भी लेके जा सकते हैं, और ये केसेस मेरे ओह, साथ हुए बिल्कुल हैं ठीक। काफ़ी लगता है फिर सारे, खान साहब ने कोई बगैर गलत तहकीक के गलत पता पत्थर कि ये पहन स्टोन लिया नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, चलें अली भाई, स्टार्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जी, जी, बिल्कुल। चलें, 5 बहुत शुक्रिया, सिस्टम बहुत होते हैं। शुक्रिया। अली ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं इनकी जो मशवरे हैं, जो फोरकास्ट है, जो पेश गोई है, उसके मुताबिक आप प्लान करेंगे अपने हफ्ते को और बेहतर करेंगे, नुकसानात से बचाव मुमकिन हो पाएगा। और सदका खैरात कीजिए, वो सभी के लिए अच्छा है, ये तो और उससे सभी को करना बलाओं चाहिए। टाला जा सकता है। बिल्कुल जी। और जो पत्थर भी आपने पहने हैं तो अपने मुवाफिक पत्थर पहनिए, अदरवाइज आप एक्सपर्ट्स की नुकसानात राय उठा लेके सकते और उनको हैं। दिखा के कि आपके लिए मौफिक है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करते हैं। Stay with us. अजीम, वेलकम बैक। और बात हो जाए मर्दों के आलमी मुकाबले हुस्न की, जिसमें अब पहली बार 25 साल के अहमद पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। मिस्टर इंटरनेशनल रेजिमेंट के 16वें मुकाबले में मुख्तलिफ ममालिक के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जिसमें से इंग्लैंड है, लुबनान है, इंडोनेशिया, इंडिया, नाइजीरिया और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। और ये मुकाबला रवां साल दिसंबर में बैंकॉक में होने जा रहा है। बिल्कुल जी। और मुकाबला बड़ा सख्त है। अलबत्ता पाकिस्तान जो वो पहली मरतबा मर्दों के लिए मखसूस किए गए इस मुकाबले में हिस्सा लेने जा रहा है। पाकिस्तान में पहली मरतबा मिस यूनिवर्स मुकाबलों के लिए ख़वातीन को जो मुंतखब करने वाली फर्म है, वो मिस्टर इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए अहमद मेमन को मुंतखब कर चुकी है। तो क्यों ना हम बात कर लेते हैं, अहमद से जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से सिलेक्शन होती है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मेमन, जो कि मॉडल हैं, जो कि इस मुकाबला हुस्न में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेलकम टू शो कहेंगे अहमद आपको। अहमद, बताएं कि इतने बड़े मुकाबले के लिए आपकी सिलेक्शन जो है वो कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि बहुत 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 खुशी हो रही है इस बारे में
कि पाकिस्तान से मुझे सिलेक्ट किया गया है और पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऑन अ इंटरनेशनल स्टेज। तो इस बात की भी खुशी है कि पाकिस्तान इस तरह के फोरम पे आगे आ रहा है और हिस्सा ले रहा है, क्योंकि मेरा मकसद तो एक ही है जो है जीतना। तो इंशाल्लाह अगर मैं जीतता हूँ तो ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी एक पॉजिटिव इमेज आती है कि पाकिस्तान भी इस तरह के इवेंट्स में, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता है और इस लेवल ऑफ प्रेशर और इस लेवल ऑफ कंपटीशन पे खेल सकता है। बिल्कुल ठीक। तो मेरे लिए तो इट्स वाकई इट्स एन ऑनर टू बी रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री और इंशाल्लाह। ठीक है। और अब ऐसा नहीं, भी बताइएगा कि शॉर्टलिस्ट कैसे किया गया आपको इस मुकाबले के लिए, तरीक़ाकार क्या था? इस कंपटीशन में असल में सिलेक्शन इस तरह हुई कि ये जो एक यूगन ग्रुप है, ये एक एजेंसी है दुबई बेस्ड, जो कराची में इन लोगों ने मिस्टर इंटरनेशनल पाकिस्तान के नाम से एक फ्रेंचाइज ख़रीदी। और मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं एरिका रॉबिन, जिनने लास्ट ईयर मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया। तो इस एजेंसी ने मुझे कांटेक्ट किया और वो मिलना चाह रहे थे कि एक हमारा इंटरव्यू हो जाए। और एरिका जो मेरी दोस्त हैं, उनने भी बड़ा रेकमेंड किया कि आपको इनसे बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि पाकिस्तान को इसमें किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है, फॉर मेन एटलीस्ट। क्योंकि फॉर मेन इस तरह की चीज़ें आई डोंट थिंक होती हैं या कभी हुई है पाकिस्तान में। तो मेरा बड़ा इस चीज़ पे एक शौक जागा कि पाकिस्तान को भी इस चीज़ में आगे लाया जाए, क्योंकि कभी भी नहीं हुआ। तो उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में उनके पास कुछ सवालात थे और एज अ पाकिस्तानी तो मेरे भी कुछ सवालात थे और कंसर्न्स थे जो हमने डिस्कस किए। और अल्लाह का शुक्र बहुत बहुत अच्छा गया इंटरव्यू और उनको बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के भी लोग पाकिस्तान में हिस्सा लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। अच्छा। तो हमारे कुछ इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद हमारे कुछ आई थिंक 5 to 10 इंटरव्यूज हुए इन द स्पैन ऑफ 3 to 4 months, जहाँ पे सारा डिस्कशन चल रहा था। और उस दौरान मेरे ख्याल से वो काफी लोगों के इंटरव्यूज भी कर रहे थे फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम कराची। तो इस तरह। अच्छा अहमद, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, मुकाबला हुसन में शिरकत की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कौन कौन सी शराइत थी जो पूरी करनी ज़रूरी थी और क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारा डिटेल से बताइएगा। मुकाबले में शिरकत करने के लिए रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि उनको एक इंसान चाहिए था जो ऑलराउंडर हो और ख़ुद एतमाद हो और जिस चीज़ के लिए वो खड़ा हो रहा है, जिस चीज़ के लिए वो स्टैंड ले रहा है, उस बात पे, उस मुद्दे पे वो बात कर सके। और वो एक उनको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो अपनी कंट्री से बहुत प्राउड हो और अपने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक चाह रखता हो। तो मेरे लिए तो ये वैसी ही एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान में से मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी कंट्री को इस तरह के कंपटीशन पे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान का झंडा उस। अहमद, ये भी बताइए कि मुकाबले के बारे में तरीक़ाकार क्या है? क्या एक ही मुकाबला होगा जिसमें फाइनल जो जीतने वाला होगा खिलाड़ी उसे अवार्ड दिया जाएगा या फिर मुख्तलिफ राउंड्स होते हैं इसके? तो इस मुकाबले में इस तरह इस कंपटीशन को खेला जाता है कि इसमें इस तरह नहीं है कि एक राउंड में ही आपको जीत और हार का पता चल जाए। इसमें 5 से 6 राउंड्स होते हैं जो खेले जाते हैं। हर कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है, हर कंट्री का एक बंदा पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें पहला जो राउंड है वो है प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज, जहां पे जजेस असेस करते हैं आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, द वे यू टॉक, आप किस तरह बात करते हैं, तो वो उस चीज पे असेस करते हैं और पॉइंट्स देते हैं। फिर हमारा आ जाता है स्विमवेयर राउंड, जहाँ पे फिजिकलिटी टेस्ट की जाती है। और अच्छा अहमद, आपको इस बारे में हमने सुना ये कि आपको इस बारे में पता ही नहीं था कि आप मुकाबला हुसन के लिए मुंतखब किए जा चुके हैं। जब ये पता चला तो कैसा महसूस हुआ आपको और क्या एहसास था सबसे पहला? तो पाकिस्तान में यहाँ पे लोगों को एक गलत फहमी है कि ये सिर्फ कंपटीशन हुसन से ताल्लुक़ रखता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपका कॉन्फिडेंस, आपकी खुद एतमादी है, आप
क्या स्टैंड लेते हैं, आप क्या चेंज लाना चाहते हैं अपनी कंट्री पे, आपकी क्या एडवोकेसी है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। आपका ओवरऑल लुक क्या है, आप ओवरऑल क्या वैल्यू लाते हैं, आपकी क्या वैल्यूज हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, आप किस तरह की सोच रखते हैं। तो जैसे आपका एक पिछला सवाल था कि बहुत इसमें जरूरी है, किस आपका तरह के कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। तैयारियां ठीक चल रही हैं अहमद? और ड्रेसेस कौन कौन से होंगे, लिबास कौन से पहनेंगे आप? इंटरव्यूज होते, तो मेरी तैयारी अभी तक चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सारा फोकस तो पूरे कंपटीशन के ऊपर है कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए इस कंपटीशन में। ठीक है। तो मेरी कोशिश तो यही है कि जो कपड़े मैं पहनूं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान का चले, ट्रू विश यू हेरिटेज गुड दिखाया लक जाए। अहमद, आपको अल्लाह ताला कामयाबियां अता करे और इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ठीक है, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। बात हो जाए इंडियन टीम की, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए आने तो वाली है, उसके इम्कानात रोशन हो चुके हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम फरवरी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच खेलने पाकिस्तान आएगी। उसमें कुछ हैरानकुन फैसले हुए हैं, बिल्कुल कि वो रात को वापस जाकर सोएंगे, लेकिन यहाँ पे उनको रात को नींद नहीं आती है। वो कहते हैं हम सोने के लिए वापस अपने मुल्क में मेरे ख्याल में यहाँ पे भारतीय टीम का मसला नहीं है। भारतीय टीम को तो नींद आ भी जाए, लेकिन तो हम क्या उनको खटने वाले बिस्तर दे रहे थे? यहाँ पे हमने उनके कमरों में डेंगू के मच्छर छोड़ देने थे, उनको यहाँ पे नींद नहीं आती कि भारतीय क्रिकेट टीम को मसाइल नहीं है, वो आगे सोने के लिए खाने में जमाल गोटा मिला देना था। मसला क्या था आखिर? आप समझ नहीं रहे हैं ना। आप देखें कि क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त एतराज़ है, इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट को एतराज़ है। वो यहाँ पर अपने क्रिकेटर्स को महफूज महसूस नहीं कर रहे जहाँ पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है। मसला है। तो माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे ज़रा उनकी माहिराना राय लेते हैं। भट्टी साहब, ये क्या मामला है? खेलने के लिए आए, हम तो खुले दिल से उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि हम उनको सोने के लिए बिस्तर नहीं देंगे, कमरे नहीं देंगे, या कुछ मामला और है? आप ही बता सकते हैं बेहतर। देखिए, 2008 में कराची में एशिया कप हुआ था। उस वक्त आखिरी बार भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान आई थी। उसके बाद कई मौके आए, बायलैटरल सीरीज का मामला भी रहा, कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी थी। आपको याद होगा पिछले साल एशिया कप पाकिस्तान में हुआ, लेकिन जो भारत ने अपने मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेले। तो भारत सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी ये फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल बेसिकली फ्लोट ही भारत की तरफ से हुआ कि अगर ऐसा हो जाए तो नॉर्मली पाकिस्तान जो है वो सिंगल एंट्री वीजा देता है भारतीयों को और भारतीय प्लेयर्स को भी। तो पाकिस्तान ने कहा चले चले, पाकिस्तान ने ये गेंद भारत के कोर्ट में डाल दी कि चले आप आए तो सही, अगर आप आते हैं तो हम आपको मल्टीपल वीजा देंगे। आप चाहे चंडीगढ़ में रात गुजारे या दिल्ली में, चाहे अमृतसर में रात गुजारे, दिल्ली में गुजारे, लेकिन आप आए मैच खेल के चले जाए। तो अब ये लेकिन थोड़ी देर पहले जो मोहसिन नकवी साहब, जी आप बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो आईसीसी की मीटिंग में शिरकत के लिए लाहौर से दुबई रवाना हुए। आज वो मीटिंग खत्म होगी, तो मेरे ख्याल में वो भी कुछ पाकिस्तान की तरफ से अपना इनपुट देंगे। हो सकता है इंडिया भी इस बारे में बात करे, और फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वो भी जय शाह भारत के वो बनने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं तो बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। भट्टी साहब, भारत का अगर हम रवैया देखें तो ये बहुत ही अचंभे में डालता है हमें, क्योंकि हम देखें तो इंग्लैंड टीम यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद उससे पहले बांग्लादेश टीम आई, उसके अलावा अभी हमने देखा कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास बहुत ही असलूबी से हुआ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर यहाँ पर मौजूद थे। तो फिर किस किस्म की सिक्योरिटीज़ हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप भारतीय टीम यहाँ पर रुक नहीं सकती है, स्टे नहीं कर सकती है, वो डेली बेसिस पर आएंगे, मैच खेलेंगे और वापस जाकर वहाँ पर सोएंगे? ये समझ में नहीं आ रहा। खिलाड़ियों के लिए तो ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगे? खिलाड़ी से थक नहीं जाएंगे? देखिए, नॉर्मली मैं तो लाहौर से 2 बार दिल्ली गया, फिर मेरा उसी रूट से वापसी हुई। तो अराउंड कोई 35-40 मिनट की फ्लाइट है। मेरे ख्याल जहाज टेक ऑफ होता है और 10 मिनट बाद फिर वो लैंडिंग की तरफ चला जाता है। तो लंबी फ्लाइट तो नहीं है।
अगर आप होटल्स देख लें, दुनिया के मुल्कों में या दुनिया के शहरों में 35-35, 40-40 मिनट बस की ड्राइव होती है होटल से स्टेडियम तक। ठीक है। लेकिन मसला ये है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, कि दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं, इवन भारत की भी सारी टीमें आ रही हैं सिवाय क्रिकेट के। क्रिकेट के अलावा आप देखें उनकी जो दूसरे खेलों की टीमें वो आ रही है। अभी जयशंकर साहब आए और जयशंकर साहब से जो हमने मीडिया में चीजें रिपोर्ट हुई वो यही सुना के इसाक डार साहब ने उनसे बात की कि आप अपनी क्रिकेट टीम को भेजें। नवाज शरीफ साहब जो PMLN के सरबराह हैं, उन्होंने जब लाहौर में भारतीय सहाफियों से बात की तो उन्होंने भी क्रिकेट की बात की कि भारतीय टीम को आना चाहिए। अब मसला ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फोरम पर मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, या 2016 में मुझे याद है चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर होते थे, हमने बिल्कुल आखिरी लम्हे पर अपनी टीम इंडिया भेज दी। अगर भारत नहीं आता तो हमें भी कहीं ना कहीं स्टांस लेना चाहिए एज ए इंस्टीट्यूशन। शायद PCB का ये काम नहीं है, लेकिन हुकूमत की एडवाइस, चूंकि भारत का मामला है तो हम अपनी टीमें हर बार भारत भेज देते हैं, और भारतीय टीम का जब पाकिस्तान आने का मामला होता लेकिन है तो फिर भट्टी साहब, लग रहा है कि पाकिस्तान इस बार कोई भी बहाना बनाने का मौका नहीं देना चाह रहा, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आके भारतीय अपने टीम को ना भेजे। तो हमने सारी चीज़ें उनको अलाउ कर दी हैं, मल्टीपल वीज़ा भी हमने कहा कि हमसे ले लें। एक और चीज ये है कि भारत के 3 मैच पाकिस्तान ने रखे थे लाहौर में। अच्छा। अब भारतीय ब्रॉडकास्टर जो इस चैंपियंस ट्रॉफी को टेलीवाइज करेंगे, उन्होंने पाकिस्तान को एक और प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मैच, ये शायद फरवरी का आखिरी हफ्ता है जिसमें 27 या 28 फरवरी को मैच होना है। उन्होंने कहा कि वो मैच आप पिंडी शिफ्ट कर दें। पाकिस्तान ने उनकी ये तजवीज भी मान ली। तो पाकिस्तान तो भारत को हर तरह से फैसिलिटेट करना चाह रहा है। देखें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का क्या जवाब आता है। चलें, शायकीन के लिए एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अच्छा, बाबर आजम की अगर बात की जाए, टेस्ट सीरीज की तरफ आते हैं भट्टी साहब। बाबर आजम को निकाल के कामरान गुलाम को इन किया गया, सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, दूसरा टेस्ट हमने अपने नाम कर लिया। आपको क्या लग रहा है, बाबर आजम की दोबारा से एंट्री और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जगह बनाना उनके लिए कितना मुश्किल हो चुका है? देखिए, बाबर आजम, इसमें तो कोई शक नहीं कि दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है। लेकिन मैं सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं कर रहा, मैं और भी कुछ प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जिनको हमने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नागुज़ीर समझ लिया कि भाई इन प्लेयर्स के बगैर पाकिस्तान की इस फॉर्मेट में 11 रुकनी टीम नहीं बनती। अब आप देखें, कामरान गुलाम तकरीबन 4.5 साल से पाकिस्तान टीम में इन आउट हो रहे थे एज ए 15वें-16वें खिलाड़ी, लेकिन उनको 11 में जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन जब उनको 11 में जगह मिली, बाबर आजम की जगह मिली, तो उन्होंने डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर कर दी। तो इसका मतलब है हमारे पास टैलेंट है, लेकिन हम हारने से डरते हैं, इसलिए नए प्लेयर्स को मौका नहीं दे रहे। बल्कि सुबह का टाइम है, ऑन ए लाइटर नोट में आपको एक छोटा सा वाकया बता दूं कि जिस दिन कामरान गुलाम ने सेंचुरी बनाई मुल्तान में, उनसे सवाल किया गया कि आपको तो 4.5 साल बाद मौका मिला, तो आप बाहर बैठ के परेशान तो नहीं हुए? उन्होंने कहा कि मेरे 12 भाई हैं और मेरा नंबर 11वां है। जब हम घर में भी क्रिकेट खेलते थे तो मेरे बड़े भाई जो थे वो मुझे बैटिंग ही नहीं देते थे, मैं वहां भी इंतजार करता था, यहाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि दोबारा से उनको मौका मिलेगा और बेहतर परफॉर्म करेंगे, अपने फैंस की तवक्कुआत पे पूरा उतर सकेंगे। बाबर आजम अच्छे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो भी दूर हो जाएंगे, और भारत के तहफ़्फ़ुज़ात तो हम दूर करके छोड़ेंगे। इस बार कोई बहाना हम उनका रहने नहीं देंगे, सारी चीज़ें हमने मान ली हैं। अब उनको भी ज़रा थोड़ा ख्याल करना चाहिए, और एक जो क्रिकेट फैंस हैं पाक भारत मुकाबला देखना चाहते हैं, उनको मायूस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर भारत ने पाकिस्तानियों को वीज़े जारी कर दिए हैं, और ये खुशाइंद बात है। लगता यह है कि बर्फ़ अब पिघल रही है। बिल्कुल, और 25 अक्टूबर तक ये तकरीबात जारी रहेंगी उर्स की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब, जो कि ताल्लुक़ रखते हैं औकाफ़ के महकमे से, सेक्रेटरी औकाफ़ हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। डॉक्टर साहब, हमने देखा जयशंकर के दौरे के बाद तवक्को की जा रही थी कि हालात में बेहतरी आ सकती है, तो उसी के बाद ये 82 वीज़े जारी किए हैं भारत ने। क्या समझा जाए, बर्फ़ पिघल रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं? मुल्क की
कार्रवाई है। जो ज़ायरीन को मज़ारात पे जाने की सहूलत देना, ये हर दो अतराफ में हुकूमतों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में सिख यात्री आते हैं तो हम उन्हें बहुत वार्मली वेलकम करते हैं और उनकी सिक्योरिटी का एहतमाम करते हैं, उनको अटारी से रिसीव करते हैं, लाहौर, ननकाना और करतारपुर। इसी तरह जो पाकिस्तान से ज़ायरीन जाते हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हो या मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर या मुजद्दिद अल-फिसानी के मज़ार पर, तो उनके लिए भी वैसी ही। लेकिन हमने देखा डॉक्टर साहब कि गुज़श्ता कुछ सालों से हठधर्मी बढ़ी हुई थी पड़ोसी मुल्क की, और हमारी तो टीम्स को भी, खिलाड़ियों को भी वीज़े नहीं मिल रहे थे। तो आपको लगता है कि एक मुस्बत तब्दीली है ये जितनी बड़ी तब्दीली आप समझ रहे हैं ये उतनी नहीं है। ये अच्छा। वीजे तो बर वक्त जारी होने चाहिए थे, इनकी जो ताखीर है ये नहीं होनी चाहिए थी। अब आगे आपके जो चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, अब उसमें देखते हैं कि टीमों का क्या उसमें तर्जमल होता है और वो इंडिया अपनी टीम को किस तरह यहाँ कंफर्टेबल समझता है पाकिस्तान में, या जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी हम आएंगे, मैच खेल के वापस चले जाएंगे। बहरहाल वो अच्छा अलग इशू है, लेकिन मैं ये के हवाले से अगर हम बात करें तो मशरूत वीजा होगा कि सिर्फ दरबार तक जाने की इजाजत होगी, या फिर वो वहाँ ये मशरूत वीजा होता है और उनको बहुत मैसूर करके रखा जाता है। उनको कड़ी नजर रखी जाएगी, कहीं इधर उधर ना हो जाए, नहीं होती, बहुत इधर उधर ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़ायरीन जो हैं ये नुमाइंदे होते हैं स्टेट के, सोसाइटी के, तो इनको इनके साथ स्टेट को, गवर्नमेंट को इनको फैसिलिटेट होना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। इससे जो आमी ताल्लुकात हैं उस पर एक खुशगवार असर पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो जो जाने वाले थे उनको वीजा मिल गया और उन्होंने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के उर्स तकरीबात में शिरकत की। बहरहाल ये खुशाइन चीज है और इसमें फर्दर चीजें बेहतर होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। हम तो कोशिश करते हैं और भारत को भी सोचना चाहिए। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और 82 ज़ायरीन को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के उर्स पर शिरकत के लिए जाने का मौका दिया गया। 25 अक्टूबर तक तकरीबात जारी रहेंगी। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।